Morning class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class we're going to start with the new chapter of your geography, that is the 6th chapter, which is humidity, rainfall and hydrosphere. In this class we're going to start with the study of the how water cycle is essential and how it is very much crucial for our existence on this earth. वाटर को अगर आप बात करें तो वाटर एक एसेंशियल चीज़ है जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है और यही हमारे अर्थ को अलग करती है बाकी सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है. वाटर हमारी अर्थ पे जो वाटर का कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ सी, ओशन, रिवर्स, लेक्स, उनको हम कहते हैं, उन सब को मिलाकर हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. आपके जो वाटर है वो आपके अलग अलग, ये जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें अलग अलग जगह से आपका वाटर का इंक्लूजन होता है, जैसे कि आइस कैप है पोलर रीजन का, फिर वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होते हैं. देन आपके ये जो हाइड्रोस्फीयर में दो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपकी फिनोमेना होता है, दैट इज़ योर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ये दो प्रोसेस हैं जो आपके अर्थ पे रेनफॉल लाता है, ह्यूमिडिटी को बढ़ाता या घटाता है. अच्छा, यहाँ पर जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है वो कई वजह से होता है, जैसे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हीट, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एल्टीट्यूड. यानी कि आपके जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है वो इन तीन फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज़ योर हीट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एल्टीट्यूड. और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं. देन आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो हीट की वजह से यहाँ पर फिनोमेना होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कितना है वो यहाँ पर बताता है, दैट इज़ कॉल्ड योर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी यहाँ पर दो तरह की हो सकती है, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर आपके एयर में कितना टोटल होता है, मतलब आपके टोटल जो एयर है वो कितना वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड करती है, दैट इज़ कॉल्ड योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. देन नेक्स्ट वन इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ऐसी ह्यूमिडिटी जो कि एक कंपैरिजन है, एक रिलेशन बता रही है. रिलेशन किस चीज़ में, कि कितना एयर को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी है और कितना उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने अंदर ह्यूमिडिटी को होल्ड किया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो एयर है उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी है वो 100% है. अच्छा, ये जो ह्यूमिडिटी है ये आपकी परसेंटेज में हमेशा कैलकुलेट होती है. तो बेसिकली जो आपकी एयर की, अगर जो एयर की कैपेसिटी होती है वो होती है 100%, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम ये कहते हैं कि 90% है. मतलब एयर की जो कैपेसिटी है वो 100% होल्ड करने की है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है वो है आपकी 90%. तो इसी परसेंटेज के बेसिस पे आपके जो आपके फोरकास्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि बारिश कब होगी. देन नेक्स्ट कम्स योर इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आपका एक एंडलेस प्रोसेस है जो हर वाटर बॉडी में हर वक्त चलता रहता है, चाहे वो आपका ओशन हो, सी हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर ये इवेपोरेशन का काम होता रहता है. इवेपोरेशन में बेसिकली क्या होता है, आपका जो वाटर बॉडी है वो हीट अप होता है. हीट अप होने के बाद उसके अंदर से जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं एंड फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाकर के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं. देन नेक्स्ट कम्स योर कंडेंसेशन. कंडेंसेशन बेसिकली आपका जब वाटर वेपर जो हीटेड वाटर था वो ऊपर उठा गैस के फॉर्म में, और जैसे ही वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जा कर के एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, वहाँ पर जा कर के जैसे ही वो वाटर वेपर आपके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है वो आता है आपका कंडेंसेशन पॉइंट. और जब ये जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं जब आपकी एयर में एकदम फुल हो जाते हैं, एकदम सैचुरेटेड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड
एयर। यहाँ पर आपके जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन से ही आपके क्लाउड्स बनते हैं, आपके फॉग बनता है, मिस्ट बनता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देन यहाँ पर कंडेंसेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर का होना या आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर का होना ज़रूरी नहीं है, रादर वहाँ पर आपके कुछ जो छोटे छोटे आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका भी होना, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है उनका होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो एयर वेपर है वो उसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड आपकी जमा होती है। देन नेक्स्ट कम्स योर क्लाउड। क्लाउड बेसिकली आपका क्या होता है? क्लाउड जब आपकी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठने के बाद जब वो कूल होती है, कूल होने के बाद जो उसमें वाटर वेपर जब सैचुरेट होता है तो उसको हम आपके कहते हैं आपका क्लाउड। और यहाँ पर अगेन आपके जो क्लाउड हैं वो वाटर वेपर यहाँ पर जब अगेन यहाँ पर क्रिस्टल्स के फॉर्म में आप कह सकते हो कि कलेक्ट होता है। अगेन यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसके अराउंड पे ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में वाटर वेपर कलेक्ट हो सके। और जब ये जो विजिबल मासेस हैं, मासेस ऑफ क्रिस्टल्स हैं, पानी के जो क्रिस्टल्स हैं, जब इनको हम फ्लोट करते हुए देख सकते हैं तो इनको हम कहते हैं क्लाउड्स। देन नेक्स्ट कम्स योर ड्यू। ड्यू बेसिकली आपकी जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे ठंड के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत लो है तो क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर का जो पानी है वो आपके ग्रासेस पे या लीव्स पर यू कैन से कि आकर के जमता नहीं है, मतलब आकर के उस पर पानी की तरह वो दिखने लगता है। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था अब वो कंडेंस होकर के, बारिश तो नहीं हुई लेकिन वो कंडेंस होकर के आपके पेड़ के लीव्स पर दिखने लगता है। देन कम्स योर फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बेसिकली जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, रात में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो जो ड्यूज थे, जो वाटर वेपर आपकी कंडेंस होकर के वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हुई थी लीव्स पे, अब वो क्या हो रही है, अब वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट। देन नेक्स्ट कम्स योर मिस्ट एंड फॉग। मिस्ट और फॉग जो होता है वो अगेन आपका वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड और वो आपका एक धुआं टाइप का क्रिएट करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं मिस्ट और फॉग। देन नेक्स्ट कम्स योर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर है वो आपके अर्थ के सरफेस पे जब फॉल करता है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन आपके कई तरह के हो सकते हैं, लाइक आपका स्नो, रेन, स्लीट और हेल, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो इसमें से सबसे पहला प्रेसिपिटेशन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है आपका रेनफॉल। रेनफॉल आपका बेसिकली जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के ठंड से कलेक्ट हो गया था और जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उस क्लाउड में और वो कैरी नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि वो रेनफॉल के फॉर्म में आपका पोरिंग होने लगती है और ज़मीन पे आकर के वो गिरने लगता है। ये जो रेनफॉल्स होती हैं ये कई तरह की हो सकती है, लाइक दी कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स हीटेड, बिकम लाइटर एंड स्टार्ट्स राइजिंग अप, दस कन्वेंशनल करंट्स आर फॉर्म which attain a high altitude, then water vapor condenses very quickly at that height which results in heavy downpour। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, हायर एल्टीट्यूड पे गई, हायर एल्टीट्यूड पे कंडेंस होने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो कन्वेंशनल करंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गया और उसके बाद वाटर वेपर जब कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद वो पोर डाउन करने लगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। देन आपकी होती है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल मतलब इन दिस काइंड ऑफ इट occurs when relief features such as mountains come in the path of the moist winds, then the winds is forced to rise up the mountain. The rising winds starts cooling and condensation takes place which results in the formation of cloud. These clouds then bring rainfall largely on the windward side। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी विंड है वो
आपकी किसी भी रिलीफ फीचर, जैसे मान लो कि कोई माउंटेन है उस रीजन में फ्लो कर रही थी और माउंटेन की वजह से स्ट्रक हुई तो वो ऊपर की तरफ उठने लगी, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठी तो वो हायर एल्टीट्यूड पे चली गई, मतलब हायर हाइट पे चली गई, और जब वो हायर हाइट पे गई तो उसके जो मॉइस्चर था वो कंडेंसेशन हो गया, और कंडेंसेशन होने की वजह से अब उस एयर ने क्या किया, बारिश कर दी। और ये बारिश कहाँ होती है, ये आपकी बारिश होती है विंडवर्ड साइड पे, मतलब जिस तरफ हवा चल रही है। लेकिन अगर ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है ये हवा, जैसे दैट इज़ योर लीवर्ड साइड, तो ये ड्राई हो जाती है और किसी तरह की रेनफॉल नहीं होती है। और जहाँ पर ये विंडवर्ड साइड के जो वजह से जो एयर राइज होकर के जिस तरफ गई है, दैट इज़ योर विंडवर्ड साइड, उसको हम कहते हैं रेनफॉल शैडो एरिया। हमारे यहाँ ये जो रिलीफ रेनफॉल है वो आपको देखने को मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनसून। देन to this we come to an end of today's class. For the discussion of the further chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.